जनाब। कि जी कल हमारी बात हुई थी कि हम बेसिकली अकाउंटिंग को स्टार्ट से ही स्टार्ट करेंगे। कुछ लोग नए भी आए हैं। आपने पढ़ी हुई अकाउंटिंग जनाब पहले? ओके जी, कल हमने बेटा बात की थी कि हम जो है वो बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करेंगे। तो आज हम वेरी बेसिक यानी ज़ीरो से स्टार्ट ले रहे हैं, और ये वाला जो वीक होगा और मे बी नेक्स्ट वीक का जो हाफ होगा वो हम इसी बात में स्पेंड करेंगे कि आपको इस लेवल तक इम्प्रूव कर लें कि हम फिर आपके साथ जो सिलेबस है जो FAR 1 का है उसको फिर स्टार्ट कर सकें। वो सिलेबस जो है वो इंटायरली IFRS बेस्ड है, यानी इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स बेस्ड है। तो ज़ाहिर अगर आपको बेसिक अकाउंटिंग नहीं आती होगी बेटा तो इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट कि आपको इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स जो है वो समझ आ जाए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ अकाउंटिंग। कल हमने बात की थी कि अकाउंटिंग क्या है। ठीक है जी, तो कोई बताएगा कि अकाउंटिंग क्या है? बिल्कुल सही है, इट्स ए आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, यानी अकाउंटिंग बेसिकली इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। ठीक है जी, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ठीक है जी, समराइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन, ये मार्कर भी बेचारा, इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। यानी अकाउंटिंग बेसिकली एक आर्ट है जिसमें हम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करते हैं, फिर उसको हम क्लासिफाई करते हैं, और फिर उसको हम समराइज करते हैं, और फिर हम उसकी इंटरप्रिटेशन करते हैं। क्लियर? तो रिकॉर्डिंग जो है बेटा इट्स डन इन बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री। ये जो है वो बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री के अंदर हम इसकी रिकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री जो हैं ये बेसिकली 5 मेन बुक्स होती हैं। एक को हम कहते हैं सेल्स डे बुक। क्या कहते हैं? सेल्स डे बुक। सेल्स डे बुक बेसिकली क्या होती है कि ऐसी ट्रांजैक्शंस जिसमें आप अपनी गुड्स या सर्विसेज सेल करते हैं बट ऑन क्रेडिट। अच्छा, यहाँ पे 2 कॉन्सेप्ट होते हैं अकाउंटिंग में। एक होती है क्रेडिट ट्रांजैक्शन। अच्छा, ये तो आप जानते हैं कि ट्रांजैक्शन क्या होती है, यानी ये जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है दिस इज बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ 2 टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आपके पास है, मेरे पास पानी बेटा ले जाए। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो है वो 2 तरह से जो है वो आती है। एक ट्रांजैक्शन की शक्ल में होती है और एक जो है वो इवेंट की शक्ल में होती है। ट्रांजैक्शन क्या होती है? नोटिंग, इतना नहीं परेशान होना, आराम से पहले बातें सुना है, ठीक है ना, एंड देन ग्रेजुअली नोटिंग करने का फ़ायदा तब होगा ना बेटा कि इस पेपर के एग्जाम में ये वाली चीज़ आनी है, ये तो नहीं आनी है। तो अब आपने सिर्फ चीज़ों को समझना है ताकि हम उस लेवल को अचीव कर लें। ठीक है, ट्रांजैक्शन क्या होती है? ट्रांजैक्शन इज़ बेसिकली ए डीलिंग बिटवीन 2 और मोर पार्टीज़। यानी ये एक ट्रांजैक्शन जो है वो बेसिकली क्या होती है? इज़ ए डीलिंग बिटवीन 2 और मोर पार्टीज़, लेकिन ऑफ फाइनेंशियल नेचर। जैसे फ़र्ज़ करें आप कहते हैं जी कि मैंने एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को लोन दे दिया है। क्लियर? या फ़र्ज़ करें एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को सेल कर दी है। ठीक है, यहाँ दोनों पार्टीज़ का एक उस ट्रांजैक्शन के अंदर एक ऑफ़र होना और एक एक्सेप्टेंस होना जो है वो ज़रूरी है। जैसे फ़र्ज़ करें अगर मैं गुड सेल करना चाह रहा हूँ तो बेटा आपकी एक्सेप्टेंस भी तो ज़रूरी है ना। अगर मैं लोन देना चाह रहा हूँ तो आपकी एक्सेप्टेंस भी ज़रूरी है। क्लियर? अगर मैं बैंक अकाउंट ओपन करना चाह रहा हूँ तो ज़ाहिर है बैंक वाले के पास जाऊँगा, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करूँगा, एक ट्रांजैक्शन हो रही होगी ना, एक डीलिंग हो रही होगी। तो कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो ट्रांजैक्शन की शक्ल में आती है, यानी इट्स ए डीलिंग बिटवीन 2 और मोर पार्टीज़ ऑफ फाइनेंशियल नेचर। फिर एक होता है इवेंट। इवेंट का मतलब ये होता है कि आपका कोई किसी एसेट का डैमेज हो जाना, आपकी कोई विंडफॉल इनकम आ जाना। ठीक है, जैसे फ़र्ज़ करें हम एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं कि आपने किसी पार्टी को क्रेडिट पे सेल की। क्रेडिट जानते हैं क्या होता है? ऐसी ट्रांजैक्शन जिसके अंदर कैश जो है वो लेटर डेट के ऊपर एक्सचेंज होता है, उसको हम क्रेडिट ट्रांजैक्शन कहते हैं। और कैश ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है
कि जिस दिन वो ट्रांजैक्शन हो रही होती है उसी दिन आपका कैश एक्सचेंज हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं कि इट्स ए कैश ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो यहाँ वापस आते हैं, तो यहाँ इवेंट में क्या हुआ कि आपने किसी पार्टी को क्रेडिट पे सेल की, क्लियर, ये मेरी क्या हुई डीलिंग। और अगर वो डेटर बैड हो जाता है तो वो क्या हुआ, फिर इवेंट हुआ है, क्योंकि ज़ाहिर है उसके अंदर डीलिंग तो नहीं हो सकती ना जी, क्या ख्याल है। ठीक है, तो डीलिंग या ट्रांजैक्शन और इवेंट में फ़र्क है, इवेंट की अक्रेंस होती है और ट्रांजैक्शन की डीलिंग होती है। तो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो होती है वो या इवेंट की शक्ल में आती है या वो ट्रांजैक्शन की शक्ल में आती है, और फिर या ये ट्रांजैक्शन क्रेडिट होती है या ये ट्रांजैक्शन कैश होती है। क्लियर। इसके अलावा एक तीसरी टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस भी होती हैं जिसको हम नॉर्मली क्रेडिट और कैश में नहीं लेके जाते हैं, उनको हम अदर्स का नाम दे देते हैं। वो नॉर्मली ईयर एंड एडजस्टमेंट्स होती हैं, जैसे आप डेप्रिसिएशन को रिकग्नाइज करते हैं, अमोर्टाइजेशन को रिकग्नाइज करते हैं, साल के एंड पे जाके आप कोई प्रोविजंस कैलकुलेट करते हैं, वो सारी की सारी आपकी जो होती हैं वो ईयर एंड एडजस्टमेंट्स होती हैं। ठीक है, उनको हम नॉर्मली जेवीज भी कहते हैं, यानी वो जनरल वाउचर्स के ज़रिए जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पार्ट बनती हैं, ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स का पार्ट बनती हैं। तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है और कौन सी ट्रांजैक्शन है, कैश ट्रांजैक्शन है। अब ये जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो किस शक्ल में आएगी, वो ट्रांजैक्शन की शक्ल में आएगी या वो इवेंट की शक्ल में आएगी, एंड देन सबसे पहले उसको हमने कहाँ रिकॉर्ड करना है, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में रिकॉर्ड करना है। बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में जो ये बुक है जिसको हम सेल्स डे बुक कहते हैं, बेसिकली सेल्स डे बुक क्या है कि जो आपकी जितनी भी क्रेडिट पे ट्रांजैक्शंस हो रही हैं सेल्स की, वो सारी की सारी इसके अंदर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड हो रही होती हैं। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर समझते हैं, यानी डेट वाइज टाइम बेसिस के ऊपर रिकॉर्ड हो रही होती है, उसको हम सेल्स डे बुक कहते हैं। ठीक है, अभी इसका फॉर्मेट हम बाद में डिस्कस करते हैं। दूसरी जो बुक होती है बेटा उसको हम कहते हैं परचेज डे बुक। जितनी भी परचेजेस आप कर रहे होते हैं, बेशक वो गुड्स की परचेजेस हैं, बेशक वो अदर देन गुड्स परचेजेस हैं, बट विच आर ऑन क्रेडिट, ये दोनों बुक्स जो होती हैं ये क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को डील करती हैं, यानी सेल्स डे बुक और परचेज डे बुक। ठीक है, परचेजेस मीन्स एनी टाइप्स ऑफ परचेजेस, गुड्स की परचेजेस, फिक्स एसेट्स की परचेजेस, या कोई भी सर्विसेज की परचेजेस जो कि आपने ऑन क्रेडिट करनी है, यानी जिसके अंदर कैश जो होगा वो लेटर डेट के ऊपर एक्सचेंज होना है, वो सारी की सारी हमारे पास इधर आ जाती हैं। तीसरी बुक जो होती है बेटा इसको कहते हैं कैश रिसीट बुक। कैश रिसीट बुक का मतलब ये होता है कि ऐसी ट्रांजैक्शन जिसमें कैश आ रहा होता है। अब वो कैश या तो मैंने किसी कस्टमर को क्रेडिट पे सेल की थी, उससे मुझे रिसीट आ गई है, या मैंने कैश सेल की है तो वो यहाँ आएगी। ठीक है ना, तो कैश रिसीट बुक का मतलब होता है कि, और इसका मतलब कैश कतन ये मतलब नहीं है कि सिर्फ कैश में हार्ड कैश में रिसीट आनी है, इसका मतलब ये भी है कि अगर आपको बैंक में रिसीट आ रही तो वो भी इधर आएगी, यानी इट्स डील विद कैश एज वेल एज बैंक रिसीट्स, ये दोनों को डील करते हैं। इसको हम कैश रिसीट बुक कहते हैं, यानी डेटर से रिसीट आ रही है या सेल्स आपने कैश पे की हैं उससे रिसीट्स आपकी आ रही हैं, या फर्ज करें आपने को फिक्स एसेट डिस्पोज ऑफ कर दिया है उसकी डिस्पोजल प्रोसीड्स आ रही हैं, तो जितनी भी कैश रिसीट्स होंगी वो कैश रिसीट बुक में आती हैं। एंड देन आपके पास है कैश पेमेंट बुक। कैश पेमेंट बुक का मतलब क्या है, यहाँ जो आपने परचेजेस की थी ऑन क्रेडिट उनकी पेमेंट्स आप कर रहे हैं, या कोई भी ऐसी पेमेंट्स जो कि आप ट्रांजैक्शन के टाइम के ऊपर ही कैश एक्सचेंज हो रहा है बट आप पे कर रहे हैं, उसको हम कैश पेमेंट बुक कहते हैं। और फिर हमारे पास जो है वो जनरल जर्नल होता है। ठीक है जी, जनरल जर्नल जो है ये ऐसी ट्रांजैक्शंस को डील करता है जो कि नॉर्मली ईयर एंड एडजस्टमेंट्स होती हैं, जैसे प्रोविजंस को रिकॉर्ड करना, बैड डेट्स को रिकॉर्ड करना, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को रिकॉर्ड करना, डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करना, अमोर्टाइजेशन को रिकॉर्ड करना, इस तरह की जो ट्रांजैक्शन जो ईयर एंड एडजस्टमेंट्स होती हैं वो जर्नल के अंदर रिकॉर्ड होती हैं। अच्छा, इसी तरह जो सेल्स डे बुक है और परचेज डे बुक है, समटाइम इसके साथ जो है रिटर्न्स बुक भी बन रही होती हैं, और समटाइम जो रिटर्न्स होती हैं वो इनके अंदर ही रिकॉर्ड हो जाती हैं, एक कॉलम हम इसके अंदर ही बिल्ड इन कर देते हैं तो वो इसके अंदर ही रिकॉर्ड हो जाती हैं। क्लियर। तो समटाइम आपने में भी देखा हो कि शायद आपकी बुक में उन्होंने अलहदा से जो है वो परचेज रिटर्न डे बुक बनाई हो या सेल्स रिटर्न्स डे बुक बनाई हो, लेकिन नॉर्मली जो होता है वो इसी के अंदर एक कॉलम जो है वो नेगेटिव, यानी अगर फर्ज करें परचेजेस पॉजिटिव हैं तो रिटर्न्स क्या हो जाएंगी, नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है ना, तो ये इसके लिए यूज़ होता है। तो बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री के अंदर जो है ये हम
ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लेते हैं। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है बात? बनाई है आपने ये बुक्स? नहीं बनाई हो, ओके कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। फिर है आपने इस इंफॉर्मेशन को क्लासिफाई करना है। क्लासिफाई करने का मतलब ये होता है कि एक ही हेड ऑफ अकाउंट, देखें जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है ना बेटा, जब हम यहाँ भी रिकॉर्ड करते हैं ना तो उसका एक हेड ऑफ अकाउंट आइडेंटिफाई करते हैं। हेड ऑफ अकाउंट का मतलब ये होता है कि उस ट्रांजैक्शन के अंदर जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो किसी पर्टिकुलर नेम के साथ हमने रिकॉर्ड करनी होती है, उसको हम हेड ऑफ अकाउंट कहते हैं। यानी फर्ज करें अगर आपने किसी कस्टमर से डील की है तो उस कस्टमर का नाम होगा, तो वो क्या होगा, मिस्टर जमील है या मिस्टर अख्तर है, वो एक हेड ऑफ अकाउंट है। फिर आपने उसको सेल्स की है तो दूसरा हेड ऑफ अकाउंट क्या है, सेल्स है। क्लियर? तो सेल्स और मिस्टर जमील ये दो हेड ऑफ अकाउंट हो गए। अब जाहिर है कि मिस्टर जमील को आपने कई दफ़ा साल के दौरान सेल की होगी, तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मैंने मिस्टर जमील को टोटल कितनी सेल की है या मेरा मिस्टर जमील से टोटल रिसीवेबल कितना है, तो यहाँ तो इन्फॉर्मेशन किस ऑर्डर में रिकॉर्ड होती है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड हो रही होती है। और आपको एक हेड ऑफ अकाउंट यानी पूरे साल में मैंने कितनी सेल की है, पूरे साल में मैंने कितनी परचेज की है, ठीक है, पूरे साल में मैंने कितनी सैलरीज पे की हैं, पूरे साल में मैंने कितनी एडवर्टीजमेंट पे की है, पूरे साल में मैंने कितने एंटरटेनमेंट के एक्सपेंसेस पे किए हैं। यहाँ तो बेटा ऐसे नहीं रिकॉर्डिंग हो रही ना, यहाँ क्या हो रहा है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्डिंग होती जा रही है। क्लियर? अब आपने उस इंफॉर्मेशन को क्लासिफाई करना है, एक हेड ऑफ अकाउंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को एक जगह पे इकट्ठा करना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ जो इन्फॉर्मेशन बेटा जिस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड हो रही है, यहाँ से आप कोई इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते हैं। क्लियर? तो आपका फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का, इकोनॉमिक डिसीजन। वेरी गुड। यानी इस इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए हमने एक डिसीजन मेकिंग करनी है। तो उस डिसीजन मेकिंग के लिए तो मुझे समराइज डाटा चाहिए होगा ना बेटा, क्या ख्याल है? तो ज़ाहिर है उस समराइज डाटा तक अगर मैंने जाना है तो फिर मैं क्या करूँगा, मैं इस इंफॉर्मेशन को जो कि मैंने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मैंने पिक की है उस इंफॉर्मेशन को उठा के मैं क्लासिफाई करना शुरू कर दूंगा। यानी एक हेड ऑफ अकाउंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को एक जगह पे इकट्ठा करना शुरू कर दूंगा, तो उसको बेसिकली क्लासिफिकेशन कहते हैं। और क्लासिफिकेशन जो होती है वो बेसिकली आपकी जनरल लेजर के अंदर हो रही होती है, ठीक है जी। एक जर्नल लेजर होता है और बेसिकली इसको बुक ऑफ डबल एंट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? बुक ऑफ। ये जो बेटा प्राइम एंट्री बुक्स है ना, दे आर नॉट बुक्स ऑफ प्राइम, बुक्स ऑफ डबल एंट्री। क्यों बोला? सिंगल इफेक्ट रिकॉर्ड हो रहा है। देखिए अगर मैं सेल डे बुक में बेटा कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो उसका सिर्फ एक एस्पेक्ट रिकॉर्ड कर, मैंने अख्तर को सेल की, जमील को सेल की, ऐसे कर रहा हूँ ना रिकॉर्डिंग। मैंने उसको गुड्स ए सेल की, गुड्स बी सेल की, गुड्स सी सेल की, ऐसे कर रहा हूँ ना रिकॉर्डिंग, क्योंकि उसका दूसरा एस्पेक्ट ऑटोमेटिकली क्या है, सेल। क्या ख्याल है? तो इसका मतलब ये हुआ कि बेसिकली यहाँ ये जो बुक्स हैं ये बुक्स ऑफ डबल एंट्री नहीं है। बुक्स ऑफ डबल एंट्री का मतलब क्या होता है, जहां मैं डेबिट और क्रेडिट इकट्ठा रिकॉर्ड करूंगा उसको मैं बुक ऑफ डबल एंट्री कहता हूं। बुक ऑफ डबल एंट्री जो है वो जर्नल लेजर है। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, और वो क्या होता है कि ये जो बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री हैं इसके अंदर अगर फर्ज करें मैंने 50 पार्टीज को सेल की है तो उन 50 पार्टीज का नाम भी आ रहा होता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं फर्ज करूं ये कहूं कि मैंने टोटल कितनी क्रेडिट सेल की है या टोटल मेरे डेटर्स कितने हैं, तो वो भी मुझे डे एंड के ऊपर बता रही होती है ना कि आपने टोटल क्रेडिट सेल कितनी कर दी है। तो इसलिए ये तो बुक ऑफ डबल एंट्री होती है। अब चूँकि ट्रांजैक्शंस का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो गया और पर्टिकुलरली पाकिस्तान के अंदर अगर आप देखें तो पिछले 2-3 साल के अंदर जो इन्फ्लेशन है वो डबल डिजिट में है, यानी 10% से ज़्यादा है। तो वो कंपनी जो पहले 200-300 मिलियन का टर्नओवर करती थी वो भी 500-600 मिलियन का टर्नओवर में चली गई है। टर्नओवर समझते हैं? सेल, ठीक है ना। अब मुझे बताएं कि आया ये जो जर्नल लेजर है इसके अंदर हम सारी पार्टीज के अकाउंट्स खोल लें? इज इट पॉसिबल? तो इट विल बी ए वेरी ह्यूज बुक। हो सकता है इसको जो है ना कैरी करना और इसको मैनेज करना ही एक प्रॉब्लमेटिक हो जाए। तो इस बुक के अंदर जो है वो नॉर्मली जो आपकी क्रेडिटर्स होते हैं या जो आपके डेटर्स होते हैं उनके इंडिविजुअल अकाउंट ओपन नहीं करते हैं, बल्कि उनका
जो है वो एक कंट्रोल अकाउंट ओपन कर लेते हैं, या आप कह लें सबका एक कलेक्टिव अकाउंट ओपन कर लेते हैं। तो जब आप जर्नल लेजर बना रहे होते हैं तो नॉर्मली इसके साथ आप एक और दो और बुक्स भी बना रहे होते हैं, उसको हम बेसिकली पार्टी लेजर का नाम देते हैं। और पार्टी लेजर में दो तरह के लेजर्स होते हैं, एक आपका डेटर्स का लेजर होता है और एक आपका क्रेडिटर्स का लेजर होता है। यहाँ पे जो है वो इंडिविजुअल पार्टीज के अकाउंट खुले होते हैं, यानी जमील अख्तर क्रेडिटर में फ़र्ज़ करें ICI है, आप बड़े बिजनेसमैन हैं, पैकेजेस वो सारे यहाँ खुले होंगे। इन सब का इस बुक के अंदर जो है वो अकाउंट खुला होता है। एक को हम कहते हैं डेटर्स कंट्रोल अकाउंट। ये जितने भी आपके बेटा यहाँ डेटर्स है ना, उनका एक आप कह लें कंट्रोल अकाउंट यहाँ खुला होता है बुक ऑफ डबल एंट्री में, यानी जर्नल लेजर के अंदर। और जितने भी आपके क्रेडिटर्स हैं इनका अकाउंट खुला होता है, जिसको हम क्रेडिटर्स कंट्रोल अकाउंट कहते हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि बुक ऑफ डबल एंट्री के अंदर जो है वो नॉर्मली पार्टीज के लेजर नहीं खुले होते। हाँ, जो छोटी कंपनीज हैं जिनकी पार्टीज बड़ी लिमिटेड होती हैं, वो क्या करती हैं, वो तो जर्नल लेजर के अंदर ही पार्टीज के अकाउंट ओपन कर देती हैं। लेकिन जो बड़ी कंपनीज हैं उनके तो हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ, थिंक अबाउट कैरेफोर, क्या ख्याल है, कैरेफोर कभी गए, हाइपर स्टार, आपका क्या ख्याल है कितने वेंडर होंगे उनके? थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ वेंडर्स हैं। अब मुझे बताएं सबके टी अकाउंट खोले जा सकते हैं जर्नल लेजर के अंदर? सोचें जरा, इम्पॉसिबल। इवन कंप्यूटर के अंदर इतनी बड़ी बुक बन जाएगी कि उसको क्लिक किया करेंगे ना, खुलना कोई नहीं है उसने। तो फिर क्या करते हैं, उसके सारे जो वेंडर्स हैं उनकी अलहदा बुक बना देते हैं। क्या नाम रखेंगे उसका? पार्टी लेजर यानी क्रेडिटर्स लेजर बना देते हैं। आई बात समझ के नहीं है? ठीक है जी, बात समझ आ रही है? अच्छा चलें, थिंक अबाउट एंग्रो फर्टिलाइजर, थिंक अबाउट एंग्रो केमिकल्स। ठीक, एंग्रो केमिकल पाकिस्तान में वाहद यूनिट है, बल्कि चलें आप तो दूसरे भी एक दो आ गए हैं, बट पाकिस्तान में जितना भी पॉलिएस्टर से रिलेटेड या ये जो रेजन से रिलेटेड जो इंडस्ट्री है उसको वो लीड करता है। और गली मले में इसके जो है ना वो आप देखते हैं कि खुली हुई हैं ये जो शॉप्स तो नहीं कह रहा, छोटी छोटी फैक्ट्रीज बनी हुई हैं जिसके अंदर रेजन वो प्लास्टिक के पाइप बन रहे हैं। क्या ख्याल है? तो हाउ मेनी कस्टमर्स दैट विल हैव? 23 करोड़ की आबादी है हम, ठीक है जी, और कराची से लेकर खैबर तक सबको वो रेजन प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है जी, सोचें ज़रा, हज़ारों में उसके कस्टमर्स होंगे ना। क्या ख्याल है? तो क्या ख्याल है, वो फिर यहाँ खोलेगा? हाँ, क्या करेगा? उनका वो डेटर्स कंट्रोल अकाउंट ओपन कर लेगा। यानी देयर विल बी ओनली वन अकाउंट फॉर द डेटर्स एंड वन अकाउंट फॉर द क्रेडिटर्स। अच्छा, ये कंट्रोल अकाउंट क्यों है, इसके साथ वर्ड कंट्रोल क्यों यूज़ करते हैं? कि बेटा ये जो इंडिविजुअल लेजर्स यहाँ खुले होंगे इनका टोटल इसके साथ एग्री करना चाहिए। लेकिन ये भी बुक ऑफ डबल एंट्री नहीं है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ डेटर्स के अकाउंट खुले हुए हैं। डेटर के साथ दूसरा अकाउंट, हेड ऑफ अकाउंट क्या होता है? सेल्स। या अगर उसने मुझे पेमेंट की है तो दूसरा टी अकाउंट क्या होगा? कैश एंड बैंक। अगर क्रेडिटर्स है तो ज़ाहिर है इसका दूसरा हेड ऑफ अकाउंट क्या होगा? परचेजेस। और ज़ाहिर है अगर उसने मुझे पेमेंट की होगी तो दूसरा हेड ऑफ अकाउंट क्या होगा? बैंक। तो यहाँ ना बैंक खुला होता है, ना परचेजेस खुली होती है, ना सेल्स खुली होती हैं। तो ये भी बुक ऑफ डबल एंट्री नहीं है। बुक ऑफ डबल एंट्री इज ओनली दिस विच इज कॉल्ड एज जर्नल लेजर, जिसको हम जर्नल लेजर कहते हैं। गॉट इट और नॉट? यानी बेसिकली जर्नल लेजर के अंदर क्या होता है, ये डे बुक का बेनिफिट क्या है? देखें, इंफॉर्मेशन को कैसे स्क्वीज किया जा रहा है, इंफॉर्मेशन को कैसे समराइज किया जा रहा है। यहाँ जो है डे बुक का वर्ड क्यों यूज करते हैं? डे बुक का वर्ड इसलिए यूज करते हैं बेटा, थिंक अबाउट कैरेफोर, कितने कस्टमर्स उसको डेली विजिट करते हैं? हजारों में होंगे ना। आपका क्या ख्याल है, एक एक सेल की एंट्री अगर वो जर्नल लेजर में लेके जाना शुरू हो जाए तो फिर कर लिया उसने काम। तो क्या होता है, पूरे डे की जो सेल होती है उसकी एक एंट्री जो होती है ना वो प्लेस हो जाती है जर्नल लेजर के अंदर। तो जर्नल लेजर के अंदर
पूरे साल में अगर देखें तो सेल की कितनी एंट्रीज आएंगी? 365। क्योंकि क्या हो रहा है, पूरे डे के अंदर फर्ज करें उसकी हो सकता है 10,000 ट्रांजैक्शंस हो, लेकिन एक दिन के अंदर जो 10,000 ट्रांजैक्शंस हैं, अगर मैं उठा के जनरल लेजर में प्लेस करूंगा, हर ट्रांजैक्शन का डेटर कंट्रोल अकाउंट, डेबिट और सेल क्रेडिट, डेटर्स कंट्रोल, मैं तो कर लिया काम। फिर क्या ख्याल है? तो फिर क्या होगा, यहाँ पे पूरे डे की जो सेल होगी उसकी एक एंट्री बनाई जाएगी। नॉर्मली ये जो कैरेफोर हैं या इस तरह की जो एंटिटीज़ हैं वो क्रेडिट पे सेल नहीं करते हैं, कैश पे सेल कर रहे होते हैं, मैक्सिमम वो क्रेडिट कार्ड पे सेल कर रहे होते हैं, तो उसमें उनका बैंक डेबिट हो रहा होता है। तो इसलिए सेल डे बुक के अंदर नॉर्मली उनकी ट्रांजैक्शन नहीं आती। कहाँ आएगी? कैश रिसीट बुक के अंदर आएगी। थिंक अबाउट अनदर एंटिटी जो कि क्रेडिट पे सेल कर रही है, तो उसकी कहाँ सेल्स आएंगी? सारी सेल्स डे बुक में। तो पूरे दिन की जो सेल्स होंगी वो क्या करेंगे? इकट्ठी करके क्या करेंगे? एक ट्रांजैक्शन जो है वो जनरल लेजर में लेके आएंगे, डेटर्स कंट्रोल अकाउंट को डेबिट करेंगे, सेल्स को क्रेडिट कर देंगे, पूरे दिन की सेल के साथ एक ट्रांजैक्शन आएगी। तो ये जो बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री हैं, इनका बेसिक ऑब्जेक्टिव फिर क्या हुआ कि ये पूरे ट्रांजैक्शंस को क्या करती हैं? समराइज कर देते। तो यहाँ हमने कुछ समराइजेशन कर दी ना। पूरे डे की सेल की एक एंट्री उठा के ले आए, पूरे दिन की रिसीट्स की एक एंट्री उठा के ले आए, पूरे दिन की पेमेंट्स की एक एंट्री उठा के ले आए। तो यहाँ जो है डाटा डे वाइज रिकॉर्ड होता है, उसका टोटल लगाया जाता है और उठा के यहाँ प्लेस कर दिया जाता है। तो क्या हुआ? इंफॉर्मेशन समराइज होगी, स्क्वीज होगी, कम हो गई है। गॉट इट? समझ आ गई? अच्छा, फिर जनरल लेजर में हमने डेबिट एंट्री भी प्लेस करनी है और क्रेडिट एंट्री भी प्लेस करनी है। जाहिर है कि अगर सेल्स डे बुक से एंट्री आई है तो क्या होगा? डेटर्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट और सेल्स अकाउंट क्रेडिट। अगर परचेज डे बुक से एंट्री आई है तो क्या करेंगे? परचेजेस डेबिट और क्रेडिटर्स कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट। अगर फर्ज करें कैश रिसीट बुक से एंट्री आई है तो वो क्या होगा? या तो कस्टमर से रिसीट आई होगी तो क्या करेंगे? कैश डेबिट और डेटर्स कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट। और सिमिलरली अगर कैश पेमेंट बुक से एंट्री आई होगी तो क्या किया होगा? मैंने क्रेडिटर्स को पेमेंट की है तो क्या एंट्री पास करूंगा? क्रेडिटर्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट और कैश या बैंक क्रेडिट। बात को फॉलो करें? तो दिस बुक इज कॉल्ड एज बुक ऑफ डबल एंट्री। इसको बुक ऑफ डबल एंट्री कहते हैं। यहां तक पॉइंट क्लियर हुआ है? भाईजान थोड़ा सा क्लास में बोलना है आगे आ जाए। अगला कॉन्सेप्ट क्या है? समराइजेशन। समराइजिंग जो है बेसिकली वो आपकी जनरल लेजर से स्टार्ट होती है। ये जो जनरल लेजर में टी अकाउंट खोले होते हैं बेटा, पीरियड एंड के ऊपर, बेशक वो आपका मंथ एंड है, ईयर एंड, अगर आपने पूरे साल के डाटा को लेना है तो क्या करते हैं? इसके कैरी डाउन बैलेंसेस निकाल लेते हैं। इसको समझने के लिए पहले हम वापस जाते हैं और आपको बताते हैं कि एक होते हैं एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में 5 एलिमेंट्स हैं। एक को हम एसेट कहते हैं, एक को लायबिलिटी कहते हैं, एक को हम इनकम कहते हैं, एक्सपेंसेस कहते हैं और इक्विटी कहते हैं। दीज आर 5 एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। यानी आप दूसरे लफ्ज़ों में ये बात कर लें कि बेटा जितनी बात हम यहाँ कर रहे हैं ना, वी आर टॉकिंग अबाउट दीज 5 एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है जी? एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंसेस एंड इक्विटी। बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ये जो 3 चीज़ें हैं ना, ये बजाते खुद कोई चीज़ नहीं होती। ध्यान से समझना इस कॉन्सेप्ट को। इस कॉन्सेप्ट को बैलेंस शीट अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बैलेंस शीट अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग। अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग। नोटिंग नहीं करनी यार, खुदा के बंदे इधर देखें बेटा, कोई बात नहीं है, सारा कुछ इधर लिखा होगा। पहले ध्यान से बातों को समझ लें। ये आप लोगों ने पहले भी कहीं ना कहीं सुनी होंगी, सुनी हुई है ना जी? क्या ख्याल है? तो एसेट क्या होता है? ओके, रिसोर्सेज। वेरी गुड। एसेट को जब डिफाइन करना है तो चूंकि हमने IFRS अकाउंटिंग पढ़नी है, तो बेटा IFRS जो होते हैं
उनको हम प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोचेस कहते हैं। क्या कहते हैं? दूसरे जो होती हैं, जो आप कह लें लॉज एंड रेगुलेशंस होती हैं, उनको रूल बेस्ड अप्रोचेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोचेस और रूल बेस्ड अप्रोचेस में फ़र्क क्या होता है? रूल ये है, ये कर दो, जैसे गवर्नमेंट नहीं कहते ये काम कर दो। जैसे फर्ज करें आपका कंपनीज एक्ट है, जैसे आपका इनकम टैक्स लॉ है, वो रूल्स है, ठीक है ना। लेकिन आप टू सम एक्सटेंट उनके अंदर भी कुछ एरिया होता है जो कि प्रिंसिपल बेस्ड होता है। बट रूल क्या है? रूल ये है कि जैसे मैं ये कह दूं कि भाई जिसके नाम पे लैंड है ना, लैंड उसकी है, ये रूल है कि ओनरशिप क्या कर रही है, चीज़ों को डिटर्मिन कर रही है। प्रिंसिपल ये नहीं है। प्रिंसिपल में क्या होता है कि हम देखते हैं इसका इकोनॉमिक बेनिफिट कौन ले रहा है। एसेट उसका है जो उसका इकोनॉमिक बेनिफिट ड्राइव कर रहा है। आप देखें दोनों में फ़र्क आ गया। दैट्स द रीज़न कि लीजेस के ऊपर जो एसेट्स होते हैं वो नॉर्मली कौन रिकग्नाइज कर रहा होता है? लेसी। हालांकि ओनरशिप किसके पास होती है? लेसर के पास होती है। क्यों? कि हम अकाउंटिंग में जो बेटा प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो करते हैं, रूल्स जो होते हैं उसको हम फॉलो नहीं करते हैं। और IFRS क्या है? प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोचेज हैं। IFRS क्या है? प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोचेज। और प्रिंसिपल्स क्या हैं? प्रिंसिपल्स ये हैं कि यहाँ पे आपको कुछ डेफिनेशंस दे दी जाएंगी, कुछ कॉन्सेप्ट्स बता दिए जाएंगे, और वो जो डेफिनेशंस और कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपकी अकाउंटिंग को रेगुलेट करेंगे। यानी अगर आप उन बेसिक प्रिंसिपल्स को नहीं जानेंगे तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू कि आप इनको IFRS को समझ लें या अकाउंटिंग को समझ लें। तो यू हैव टू कंसंट्रेट ऑन द प्रिंसिपल्स। ये जो अकाउंटिंग है ये किसके ऊपर बेस्ड है? प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड है, ठीक है जी, जिनको फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग भी कहते हैं। तो ये जो डेफिनेशंस हैं ये भी प्रिंसिपल्स हैं। इफ़ यू आर नॉट नोइंग दीज डेफिनेशंस प्रॉपरली यू कैन नॉट फॉलो और you cannot even prepare financial statement, you cannot even interpret the financial statements. करें शुरू इसको। एसेट क्या होता है फिर? एसेट के लिए बेटा 4 वर्ड्स हैं। वन इज रिसोर्स। रिसोर्स हम किसको कहते हैं? जिसके अंदर एबिलिटी टू प्रोड्यूस बेनिफिट हो, यानी जो आपके लिए कोई बेनिफिट फ्यूचर में जनरेट कर सकता हो, उसको रिसोर्स कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जिस चीज़ को हम एसेट कहेंगे उसके अंदर कोई बेनिफिट है जो हमें फ्यूचर में वो प्रोवाइड करेगा। क्लियर? जैसे हम नॉर्मली लैंड को एसेट क्यों कहते हैं, हम बिल्डिंग को एसेट क्यों कहते हैं, हम फर्नीचर को एसेट क्यों कहते हैं, हम मशीनरी को एसेट क्यों कहते हैं, हम कैश को एसेट क्यों कहते हैं, बैंक बैलेंस को एसेट क्यों कहते हैं? क्योंकि उसके अंदर एक बेनिफिट है जो हमें मिलना है, ठीक है ना। और भाईजान जेब में पैसे होंगे तो चाय पियेंगे ना, वरना दे देंगे चाय आपको? ये नहीं देंगे, एक दिन देंगे, अगले दिन नहीं देंगे। तो क्या हुआ? इससे रिसोर्स यानी एसेट को जब भी विजुलाइज करना है तो क्या करना है कि आया इसमें कोई बेनिफिट है जो मुझे मिल सकता है। जैसे डेटर मेरा क्यों एसेट है? क्योंकि उससे कल को मुझे कैश आना है। मशीनरी मेरा क्यों एसेट है? क्योंकि मैंने उसके ऊपर गुड्स बनानी है, वो मैंने गुड्स बना के मार्केट में सेल करनी है। ये बिल्डिंग क्यों एसेट है? क्योंकि इसको तो या मैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ करूँगा या मैं सर्विसेज के लिए यूज़ करूँगा, तो ये मेरा एसेट है। ये तो एसेट जो है वो क्या होता है? रिसोर्स होता है। फिर बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि एसेट वो है बेटा जिसके ऊपर आपका कंट्रोल है। इसीलिए मैंने आपको कहा था प्रिंसिपल्स हैं, ओनरशिप ज़रूरी नहीं है। यानी एसेट के ऊपर ओनरशिप ज़रूरी नहीं है, क्या होना चाहिए? कंट्रोल होना चाहिए। और कंट्रोल का मतलब क्या होता है? कंट्रोल का मतलब होता है कि यू हैव द राइट टू गेट बेनिफिट। यानी जिस एंटिटी का आप एसेट कह रहे हैं उस एंटिटी के पास राइट है टू गेट द बेनिफिट, तो उसको हम कंट्रोल कहते हैं। कंट्रोल का मतलब ये भी होता है कि हमारे पास राइट टू गेट बेनिफिट है, किसी और के पास राइट टू गेट बेनिफिट नहीं है। दोनों चीज़ें हैं। यानी आपके लिए रिसोर्स या आपके लिए किसी रिसोर्स के ऊपर कंट्रोल का मतलब ये है कि यू हैव द राइट टू गेट बेनिफिट, नो वन एल्स हैज द राइट टू गेट बेनिफिट। और फिर एसेट जो है वो हमेशा बेटा पास्ट इवेंट से जनरेट होता है, एसेट कभी फ्यूचर से जनरेट नहीं होता। देखिए अगर ये
फर्नीचर है और इस कॉलेज का एसेट है, तो पहले इसने इसको किसी पास्ट ट्रांजैक्शन में, किसी पास्ट इवेंट में क्या किया है, परचेज किया हुआ। और डेटर आपका क्यों एसेट है, क्योंकि उसको पहले आपने गुड्स सेल किए हैं। बात को फॉलो कर रहे हैं? बैंक बैलेंस आपका एसेट क्यों है, पहले जनाब ने पैसे जमा कराया हुआ। ठीक है, बात को फॉलो कर रहे हैं? तो एसेट क्या होता है, रिसोर्स होता है, आप एंटिटी के कंट्रोल में होता है, और फिर पास्ट इवेंट से जनरेट होता है। और बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि उससे हमारे एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स होते हैं, यानी वो हमें बेनिफिट प्रोवाइड करेगा, इसके चांसेस प्रोबेबल होने चाहिए। अकाउंटिंग में नॉर्मली हम ये 4 कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, रिमोट, पॉसिबल, प्रोबेबल और सर्टन। ये 4 कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं। अगर किसी इवेंट के अकर होने के चांसेस लेस देन 5% हो तो हम कहते हैं रिमोट है। अगर किसी इवेंट के अकर होने के चांसेस मोर देन इक्वल टू 5% हो, लेस देन इक्वल टू 50% हो, तो हम इसको कहते हैं पॉसिबल है। और अगर किसी इवेंट के अकर होने के चांसेस मोर देन 50% हो, लेस देन इक्वल टू 95% हो, तो ये प्रोबेबल होता है। और सर्टन का मतलब होता है मोर देन 95%। यहाँ हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं कि ये एसेट वो है जिससे इकोनॉमिक बेनिफिट्स क्या होने चाहिए, एक्सपेक्टेड यानी प्रोबेबल होने चाहिए। यानी इस एसेट ने आपके लिए फ्यूचर में बेनिफिट जनरेट करने हैं, उसके चांसेस ज़्यादा होने चाहिए इससे कि वो नहीं करेगा, यानी ये दोनों नहीं होने चाहिए। अगर ये दोनों होंगे तो फिर ये एसेट नहीं है। एसेट वो है जिससे आपके इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट होने के जो चांसेस हैं वो क्या होने चाहिए, प्रोबेबल होने चाहिए, यानी ज़्यादा होने चाहिए। यही वजह कि आप लोगों ने देखा होगा कि जब किसी डेटर से आपके चांसेस ऑफ रिकवरी जो होते हैं वो कम हो जाते हैं, यानी वो प्रोबेबल नहीं रहता, तो क्या हो जाता है, बैड हो जाता है, वो एसेट नहीं रहता। एसेट तब तक है जब तक उससे इकोनॉमिक बेनिफिट क्या है, एक्सपेक्टेड है। आई बात समझ के नहीं है? तो बेटा जब भी किसी भी कॉन्सेप्ट के अंदर हम एसेट का वर्ड यूज़ करेंगे तो उसका मतलब क्या होगा, रिसोर्स होना चाहिए, कंट्रोल में होना चाहिए। हाँ, मैंने किसी बंदे को सेल ही नहीं की है और मैं उसको डेटर कह सकता हूँ, कह के देख भी लेना, ठीक है ना, आपको लागू पता जाएगा। ठीक है, इज इट क्लियर नाउ? कभी भी एग्जाम्पल से किसी चीज को डिफाइन नहीं करना, उसके प्रिंसिपल से उसको डिफाइन करना। अब आप जितनी मर्जी एग्जाम्पल्स एसेट्स की ले लें, ज़ाहिर है जो एक्सपायर हो गया है, वैसे तो यहाँ हम सेल कर लेते हैं पाकिस्तान में लेकिन अगर एक्सपायर हो गया बेटा तो उससे एक्सपेक्टेड इकोनॉमिक बेनिफिट तो नहीं रहेगा ना। या एक्सपायर हो सकता है आप उसको यूज़ कर सकें एज ए, क्या उसको कहते हैं, स्क्रैप, तो फिर उसके इकोनॉमिक बेनिफिट्स जो होंगे वो स्क्रैप के आ जाएंगे ना, फुल नहीं रहेंगे ना। ज़ाहिर है जिस सारे ये सिचुएशन मीट कर रहे होंगे, सारे ये 4 जो बेटा इसके साथ वर्ड्स हैं, अगर ये चारों वर्ड्स के जो मीनिंग्स हैं अगर वो अप्लाई हो रहे होंगे तो वो एसेट है, अदरवाइज नहीं है। तो याद कर लेंगे क्या होता है एसेट, रिसोर्स, कंट्रोल इन द ऑफ द एंटिटी, इकोनॉमिक बेनिफिट क्या होने चाहिए, एक्सपेक्ट, प्रोबेबल, एक्सपेक्ट। चलें आगे फिर नेक्स्ट, लायबिलिटी क्या होती है? पहला वर्ड है इसके अंदर प्रेजेंट, ऑब्लिगेशन प्रेजेंट होती है। प्रेजेंट का मतलब होता है कि यू आर करंटली लायबल, यानी जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप उसको लायबिलिटी कह रहे हैं उस टाइम पे वो आपकी लायबिलिटी है। और नॉर्मली ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए, या तो वो प्रोबेबल है यानी आपकी ऑब्लिगेशन बनी नहीं है बट चांसेस प्रोबेबल है, तो तब भी वो प्रेजेंट है। सर्टन है, क्रेडिटर या लोन क्या होता है, मेरी सर्टन ऑब्लिगेशन होती है। लेकिन अगर जनाब आली के अगेंस्ट कोर्ट में केस हुआ हुआ है और अभी फैसला जज ने नहीं दिया और आपने बहुत ही अच्छा वकील किया हुआ है एतजाज़ एहसन,
और वो कह रहा है कि जनाब आपको तो पेनल्टी चार्ज होगी होगी, आप नहीं बचेंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ? प्रोबेबल हो गया ना। तो जज साहब ने फैसला नहीं सुनाया, बट क्या है, प्रोबेबल है कि आपको पेनल्टी चार्ज हो जाएगी। तो जब वर्ड बेटा प्रेजेंट यूज करते हैं तो इसका मतलब या तो प्रोबेबल होता है, या अगर आपके एतजाज एहसन साहब ये कहें कि पेनल्टी हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, 50-50 है, तो फिर क्या होगा? पॉसिबल, फिर वो प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, अच्छा चलें, वो मतलब बहुत ही अच्छा वकील किया हुआ है, वो कहता है जी रिमोट चांसेस हैं कि हमें पेनल्टी चार्ज हो जाएगी, तो फिर प्रेजेंट होगी कि नहीं होगी? प्रेजेंट तो नहीं है ना बेटा। तो बेटा इन दो सर्कमस्टांसेस में लायबिलिटी प्रेजेंट नहीं है, और इन दो सर्कमस्टांसेस में लायबिलिटी क्या है? प्रेजेंट। आई बात समझ के नहीं आई है? कुछ बात फॉलो हो रही है? अच्छा आगे आ जाए। फिर ये ऑब्लिगेशन होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? ऑब्लिगेशन होनी चाहिए। ऑब्लिगेशन क्या होती है? जिम्मेदारी। जिम्मेदारी क्या होती है? बोझ। चले बोझ, बोझ क्या होता है? जिससे फरार ना हो, इसको अवॉइड ना कर सकते हो, वही बोझ होता है ना जी। आपने दो से पैसे लिए हैं, वो आपसे लेता रहता है, आप उसके से लेते रहते हैं, कभी कभी हिसाब ही नहीं किया, ना करना ही है, तो वो लायबिलिटी ऑब्लिगेशन होगी। ऑब्लिगेशन क्या है? जिससे फरार नहीं है, यानी अगर आप उसको अवॉइड करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? आपके तलकात खराब हो जाएंगे। आज आपने चाय पी है, कल पिलानी पड़ेगी, नहीं तो उन्हें फिर नहीं, फिर है ऑब्लिगेशन। आई बात समझ के नहीं है? तो ऑब्लिगेशन क्या है? ऑब्लिगेशन क्या है? जिसको आप रीजनेबल वे से अवॉइड नहीं कर सकते, वो ऑब्लिगेशन है। इसीलिए ऑब्लिगेशन लीगल भी होती है और कंस्ट्रक्टिव भी होती है। क्या वर्ड यूज किया? लीगल वो है कि वो उठा के आपको कोर्ट में लेके जा सकते हैं। कंस्ट्रक्टिव ये है कि वो मुंह बना लेगा, मुंह भी बनाएगा तो अलगा तो खराब हो गया ना भाई। तो ऑब्लिगेशन क्या है? जिसको आप थ्रू रीजनेबल वे अवॉइड नहीं कर सकते, वो ऑब्लिगेशन है। ठीक है, और फिर रीजनेबल वे का मतलब ना दें पैसे, वो फिर भी हंस के मिले आपको, या आपके अगेंस्ट कोई कोर्ट ऑफ लॉ अवेलेबल नहीं है, नहीं दे दिए पैसे आपने, ना दें। ठीक है, नहीं ऐसे नहीं है। बदमाशी करेंगे तो तलका तो नहीं रहे ना बेटा। आप कहते हमारा नहीं है हिसाब किताब आपस में, हम नहीं एक दूसरे के पैसे पुसे देते होते अब्बा जी के पैसे ठीक है ना, वो है। वरना तलकात भी खराब हो जाएंगे ना बेटा। अगर बदमाशी करेंगे तो तलकात खराब हो जाएंगे ना बेटा, वो तो नहीं है ना। रीजनेबल वे क्या है? नहीं भी पैसे दिए ना, हंस के मिला है, जफ्फी पाक है दोनों। नहीं समझ आई? उन कोई शिकन नहीं है माथे पे, ये मतलब है। लेकिन बिजनेस वर्ल्ड में क्या होता है? अगर आपका क्रेडिटर है, उसको आप पेमेंट ना करें तो क्या करेगा? वो केस कर देगा। इसका मतलब है क्रेडिटर मेरी इसलिए लायबिलिटी है कि मैं उसको रीजनेबल वे से अवॉइड नहीं कर सकता। ठीक है, आई बात समझ गए नहीं है? चलें एक और एग्जांपल। आप कहते हैं जी हम एनवायरनमेंट फ्रेंडली ऑपरेट करते हैं, और अगर हमारे ऑपरेशन की वजह से एनवायरनमेंट डैमेज होगा तो हम उसको जो होगा वो रेक्टिफाई करेंगे, हम उसको डीकमीशन करेंगे, और ये आपकी पॉलिसी है, लॉ कोई नहीं है। अगर नहीं करेंगे तो कोई लॉ तो नहीं है जो आपके ऊपर पेनल्टी चार्ज करेगा, बट यू हैव डिक्लेयर्ड एंड पीपल एक्सपेक्ट कि आप ऐसे करेंगे। ठीक है ना? तो अगर नहीं करेंगे तो व्हाट विल हैपन? लोगों का आपके बारे में जो इमेज है वो खराब हो गया कि ना हो गया? हो गया ना भाई। तो इसका मतलब ये है कि ये भी ऑब्लिगेशन है, क्योंकि आप लोगों का आपके बारे में राय वो वाली नहीं रही। जैसे आपके बारे में पहले राय ये होगी ना, पढ़ते हैं, फिर एक दो रिजल्ट आई कैप के आए होंगे, तो हो गया ना काम खराब। तो क्या होगा? ऑब्लिगेशन वो है बेटा जिसको रीजनेबल वे से अवॉइड
ठीक है। रीजनेबल वे क्या है कि अगर हम इसकी पेमेंट ना भी करें तो तब भी हमारे तल्लकात ख़राब नहीं होंगे, ये है। और अगर तल्लकात ख़राब हो जाएंगे तो फिर ये ऑब्लिगेशन है, ठीक है। और फिर लायबिलिटी भी बेटा पास्ट इवेंट से जनरेट होती है, लायबिलिटी फ्यूचर से नहीं होती है। भाई पहले परचेजेस किए हैं तो क्रेडिटर है ना, बैंक से पैसे लिए हैं तो लोन है ना, क्या ख्याल है, ठीक है। और फिर बेटा इसके लिए भी वर्ड एक्सपेक्टेड ही है, यानी ये जो लायबिलिटी है जब इसको पे करने जाएंगे तो इसमें आपके रिसोर्सेज यानी आपके एसेट जो होंगे वो ट्रांसफ़र होंगे और उसके चांसेस क्या होने चाहिए, प्रोबेबल होने चाहिए। यानी कोई और पेमेंट नहीं करेगा, आप ही पेमेंट करेंगे और उस पेमेंट के चांसेस क्या हैं, प्रोबेबल है। तो अगर बेटा ये चारों कंडीशंस मीट हो जाएं तो फिर हम कहते हैं कि ये हमारी क्या है, लायबिलिटी है। दैट्स वाई क्रेडिटर इज माई लायबिलिटी, बैंक लोन इज माई लायबिलिटी, income tax payable is my liability, sales tax payable is my liability, penalty payable on you can say certain court cases is my liability, yes is my liability. Salary, I have taken the services from the employee and not make the payment, नहीं करेंगे तो चले जाएंगे ना लेबर कोर्ट में, फिर आप ही चक्कर काटेंगे उधर के, तो क्या हुआ फिर, हुई ऑब्लिगेशन का नहीं हुई है, हुई है, लें जी। अच्छा ये दो जो है इनकी अपनी डेफिनेशंस हैं, जो इक्विटी है उसकी अपनी डेफिनेशन नहीं है। इक्विटी क्या है आपने पढ़ा होगा, इट्स एसेट्स माइनस लायबिलिटी, यानी जिसको हम कहते हैं इट्स ए रेजिडुअल इंटरेस्ट, क्या वर्ड यूज करते हैं, रेजिडुअल इंटरेस्ट, ठीक है। इक्विटी क्या है, रेजिडुअल इंटरेस्ट यानी एसेट्स माइनस, तो इसका मतलब क्या हुआ फिर भाई, डिटरमिन तो फिर मैं इन्हीं को कर रहा हूं ना। दैट्स व्हाई आई कॉल्ड इट बैलेंस शीट अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग। इक्विटी बजाते खुद कोई चीज नहीं है, अगर एसेट्स में से लायबिलिटीज लेस कर दी जाए तो क्या बचेगा, इक्विटी बच जाएगी। इसी को अकाउंटिंग इक्वेशन कहते हैं, यही आपकी बैलेंस शीट भी है, यही बैलेंस शीट नहीं है, क्या ख्याल है भाई, यही नहीं है बैलेंस शीट, बनाएगा भी बैलेंस शीट का नहीं, कोई बात बना देते हैं, इधर उठा के ले जाएं, एसेट्स आर इक्वल टू इक्विटी प्लस लायबिलिटी, इधर उठा के ले जाएं बराबर आ जाएगी। और इसी को डुअलिटी कॉन्सेप्ट कहते हैं कि अल्टीमेटली ये यहाँ जाके रिकनसाइल हो जाते हैं। एंड दैट्स वाई इनकम्स और एक्सपेंसेस हम कहते हैं कोई चीज़ें नहीं है। इनकम क्या है, इनकम को हम कहते हैं इट्स ए इंक्रीज इन एसेट, इनकम जो है वो इंक्रीज इन एसेट है या डिक्रीज इन लायबिलिटी है। तो क्या हुआ, आप इनकम को कैलकुलेट करने के लिए क्या कर रहे हैं, एसेट को मेजर कर रहे हैं, तो क्या हुआ फिर, एसेट की मेजरमेंट यानी एसेट में इंक्रीज आना इनकम है। देखिए आपने बैंक में डिपॉजिट अकाउंट खुलवाया हुआ था, महीने के एंड में उसके ऊपर इंटरेस्ट लग गया, तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा। तो मैं उस इंटरेस्ट को अपनी इनकम क्यों कह रहा हूं, मेरा बैंक बैलेंस बढ़ गया, ठीक है। सेल को मैं इनकम क्यों कहता हूं, मेरा डेटर बढ़ जाता है, मेरा बैंक बैलेंस बढ़ जाता है, ऐसे नहीं होता। क्रेडिट सेल करूंगा तो डेटर बढ़ जाएगा और कैश सेल करूंगा तो कैश या बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा। चले डिक्रीज इन लायबिलिटी, मैं डिस्काउंट रिसीव्ड को क्यों अपनी इनकम कहता हूं, लायबिलिटी डिक्रीज हो गई है। चले हमारे यहाँ तो ये भी हो जाता है, अगर आपका बैंक लोन माफ हो जाए तो उसको इनकम क्यों कहते हैं, लायबिलिटी डिक्रीज हो जाएगा नहीं इनकम, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनकम बजाते खुद कोई चीज नहीं है। आपके जेब में 10 रुपए आए हैं, अब्बा जी ने दिए हैं, तो 10 रुपए क्या है, इंक्रीज इन कैश, और अब्बा जी से इनकम मिल गई है। दूसरा एस्पेक्ट क्या है, इनकम,
ठीक है। तो इनकम जो है वो बेसिकली एसेट में इंक्रीज है और लायबिलिटी में डिक्रीज है। लेकिन सम टाइम जो बिजनेस होता है ना उसके अंदर एसेट इंक्रीज हो जाता है बट वो इनकम नहीं होती, क्योंकि वो ट्रांजैक्शन विद द ओनर होती है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर एसेट में इंक्रीज हो रही है और वो ट्रांजैक्शन किसके साथ है, ओनर के साथ है, यानी ओनर ने अगर कैपिटल इंट्रोड्यूस करवा दिया है तो उसको भी इनकम कहेंगे हम। वो बेटा ये है इक्विटी और एसेट, यानी इनकम हर एसेट में जो इंक्रीज है वो इनकम है, अदर देन कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ओनर्स। यानी ओनर्स अगर ने पैसे बिजनेस में इन्वेस्ट किए तो उसको इनकम नहीं कहते हैं। इसी तरह एक्सपेंस क्या है, इट्स ए डिक्रीज इन एसेट। भाईजान आप चाय पीते हैं तो उसको एक्सपेंस क्यों कह देते हैं, कैश कम हो गया जेब में, ठीक है। और इंक्रीज इन लायबिलिटी, यानी चाय पी है और अंकल से उधार कर लिया है तो क्या हो गया, ठीक है। लेकिन यहां भी वही कॉन्सेप्ट याद रखना है, अदर देन डिस्ट्रीब्यूशन टू ओनर्स। यानी अगर ओनर्स को डिस्ट्रीब्यूशन कर दी है, यानी उनको डिविडेंड दे दिया है, उनको ड्राइंग्स दे दी हैं, तो वो एक्सपेंस नहीं है। तो ट्रांजैक्शन विद ओनर, जो बिजनेस का ओनर है उसके साथ जो बिजनेस ने ट्रांजैक्शन की है ना, उसको पैसे दिए हैं या उससे पैसे लिए हैं या उसको गुड्स दी हैं या उससे गुड्स ली हैं, वो क्या है, इनकम या एक्सपेंस नहीं है। आई बात समझ के, कोई नहीं आया, ओ भाईजान आइए कुछ। तो इन तीन चीज़ों का बेसिकली रियलिटी ये है कि ये इनके अंदर रिकग्नाइज और मैयर होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये दो चीज़ें हैं, एसेट्स एंड लायबिलिटीज, जिनकी अपनी डेफिनेशंस हैं। बाकी जो तीन एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, दे आर रिकग्नाइज्ड, मैयर्ड इन टर्म्स ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, एंड दिस अप्रोच इज कॉल्ड एज balance sheet approach of accounting, and these IFRS are basically based on this approach which is balance sheet approach of accounting, ठीक है। अब वापस आते हैं, तो यहाँ पे जब क्लासिफिकेशन होगी तो क्या होगा, डबल एंट्री हो रही होगी। डबल एंट्री जो होगी, ज़ाहिर लेजर के अंदर जो जर्नल लेजर है उसके अंदर ये अकाउंट खुले होंगे, एसेट्स, लायबिलिटीज, इनकम्स, एक्सपेंसेस और इक्विटी के अकाउंट खुले होंगे। ज़रा हो सकता है एसेट्स में लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, डेटर्स कंट्रोल अकाउंट, ये सारे क्या हैं, एसेट्स। लायबिलिटीज़ में क्या होंगे, क्रेडिटर्स कंट्रोल अकाउंट, अक्रूड एक्सपेंसेस, ये सारे मेरे क्या होंगे, लायबिलिटीज़। बैंक लोन लायबिलिटी, इनकम सेल का अकाउंट खुला हुआ है, डिस्काउंट रिसीव्ड का अकाउंट खुला हुआ है, ये मेरे क्या होंगे, इनकम के अकाउंट्स। एक्सपेंसेस सैलरीज हैं, ठीक है जी, और एंटरटेनमेंट है, ये सारे मेरे एक्सपेंसेस के खुले होंगे। और फिर एक कैपिटल का अकाउंट खुला होता है जो कि क्रेडिट अकाउंट होता है, और एक इसके साथ एक इसका डेबिट अकाउंट भी खुला होता है जिसको ड्राइंग्स अकाउंट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा जो समराइजिंग में हमने आना है, तो यहाँ जर्नल लेजर में डबल एंट्री हो रही है, यानी एक अकाउंट डेबिट और दूसरा अकाउंट क्रेडिट। डेबिट क्रेडिट रूल्स आते हैं आपको, आते हैं, देख लें लेकिन आप जी, ये बुक ऑफ प्राइम एंट्री में सिंगल इफेक्ट शो होता है। हाँ, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में सिंगल इफेक्ट शो, ये डबल इफेक्ट हम वो जनरल लेजर में शो करते हैं, और ये पार्टी लेजर जो होते हैं इनमें भी सिंगल इफेक्ट, इसमें भी सिंगल इफेक्ट होता है, ये सिंगल इफेक्ट है। बुक ऑफ डबल एंट्री बेटा सिर्फ ये है, ठीक है, जिसको जर्नल लेजर कहते हैं। दिस इज द ओनली बुक विच इज बुक ऑफ डबल एंट्री। सर वो बुक ऑफ प्राइम एंट्री में जो जनरल है, हाँ हाँ, ये तो यस, ये इट कैन बी, बट क्योंकि यहाँ पे बेसिकली ना वो उस तरह से बैलेंसिंग नहीं हो रही होती ना, आपने यहाँ भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं ना, तो आल्दो के वहाँ डेबिट और क्रेडिट आ रहे होते हैं, बट वो इसको बुक ऑफ डबल एंट्री इसलिए भी कहते हैं कि इसका डेबिट और क्रेडिट बराबर आ रहे होते हैं और एक अकाउंट दूसरे में जा रहा होता है। इसको बुक ऑफ प्राइम एंट्री कहते हैं, बट बुक ऑफ डबल एंट्री नहीं कहते हैं, ठीक है। टाइम खत्म हो गया हमारा, अच्छा
40 हो गए, यहाँ रोक दे फिर यस हैं। चलें ठीक है, यहाँ से कल जो है स्टार्ट लेंगे, डेबिट क्रेडिट रूल्स पढ़ेंगे, समराइजिंग थोड़ी सी डिस्कस करके फिर वापस हम बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री भी जाएंगे और प्राइम एंट्री बनवा के दिखाएंगे आपको कैसे बनती है, ठीक है ना। ये आपका जो है ना वो बुक जो है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, उसके अंदर सारी चीज़ें हैं, तो आई कैप की वो जो बुक है वो डाउनलोड कर लें ताकि PRC वाली, अब PRC होगी जी। ठीक है जनाब, जाएँ जी।